चलिए पहले आज हम लोग द्विघात समीकरण को समझते हैं जो एनसीईआरटी का 4th चैप्टर है द्विघात समीकरण। इसके पहले जो सा पाठ हम लोग पढ़े वो था दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्योंकि जो समीकरण के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिस समीकरण के बारे में, उसमें दो चर आ रहे थे, इसके कुछ गुणांक होते थे, अचर पद होता था। इस प्रकार से बना समीकरण को हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते थे। तो रैखिक क्यों कहते थे? क्योंकि चर होता था उसका घात एक होता था, ठीक है, कुछ नहीं मतलब उसका घात एक होता था, जिसके कारण इस प्रकार के समीकरण, क्योंकि दो चर है इसलिए दो चर में रैखिक समीकरण, घात एक होने के कारण रैखिक समीकरण हम लोग कह रहे थे। इसी प्रकार से इसी का अगला चैप्टर है हम लोग का द्विघात समीकरण। कहने का मतलब अब ये घात जो एक आ रहा था, इसमें हम लोग घात द्वि से पता चलता है कि घात कितना आने वाला है, 2 आने वाला है। तो वैसे समीकरण जिसकी घात 2 हो उसी को द्विघात समीकरण कहेंगे। लेकिन जो द्विघात समीकरण होगा वो द्विघात समीकरण x में घात होंगे, ठीक है, x में घात होंगे मतलब जो भी द्विघात हम लोग को समीकरण मिलेगा, जैसे कि ax घात स्क्वायर, वो x में ही रहेंगे, उसमें x और y दो चर नहीं आएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस प्रकार कोई भी समीकरण हो सकता है। एक मैंने ना ही गुणांक पता है और ना ही चर पता है, इसलिए एक्स बी सी लिख दिया है, ठीक है। तो ये है दो चर और रैखिक समीकरण क्यों कहा जाता है? क्योंकि दो चर आते हैं इसके, ठीक है, और इसके घात एक होने के कारण दो चर मेरे रैखिक समीकरण का इसको द्विघात समीकरण क्यों कहते हैं? क्योंकि वैसे समीकरण एक्स में हो, वाई में हो, या किसी पर भी हो समीकरण, ठीक है, जिसकी घात हमेशा 2 बनी रहती है, इसी को द्विघात समीकरण कहा जाता है, ठीक है। तो आज हम लोग इसी के बारे में, द्विघात समीकरण के बारे में बात करेंगे। द्विघात समीकरण का उपयोग क्या होता है, द्विघात समीकरण में कैसे हल किया जाता है, ठीक है। जैसे कि दो चर रैखिक समय का हल निकालने के बहुत सारा विधि, कम से कम 4-5 तो विधि हम लोग पढ़ लिए हैं। अब द्विघात समीकरण में भी से भी हम लोग को इसका मान निकालना सीखेंगे, और कोई विधि, बहुत सारा विधि बताया हुआ पाठ में। तो पहले हम लोग समीकरण बनाना सीखेंगे, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर मतलब 4.1 में इसका खाली समीकरण बनाने तक ही है। फिर उसके आगे उसका जो हल होता है, किस प्रकार से निकाला जाता है, वो निकालने के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो अब हम चलिए शुरू करते हैं द्विघात समीकरण को। अच्छा, इसके उपयोग क्या होता है तो वो पहले जान लेते हैं। जैसे कि हम लोग का कोई भी कंडीशन, आपका खेत है एक कहीं पर भी, और आप ये नहीं जानते हैं कि वो हम लोग खेत जो है उसका आकार कैसा है, लंबाई चौड़ाई कितना है, ये आपको नहीं पता, लेकिन आपको पता है कि वो आयताकार है। लेकिन ये भी पता है कि उस खेत का जो क्षेत्रफल है वो 300 वर्ग मीटर है, इतना हम लोग का खेत है। लेकिन आपको ये भी नहीं पता कि उसका लंबाई कितना है और चौड़ाई कितना है और लंबाई कितना है। लेकिन आपको ये पता है कि उसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से दोगुना से एक अधिक है, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, ठीक है, ये पता है आपको। और आपका वहाँ पर जो क्षेत्रफल है ये पता है। आपको लंबाई चौड़ाई किस प्रकार से निकालेंगे, इस द्विघात जो समीकरण है उसके साथ ऐसा हम लोग इस प्रकार से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग अगर चौड़ाई को मान लेते हैं x, तो इसका लंबाई क्या हो जाता है, x गुना 2 मतलब 2x प्लस 1, ये मेरा हो जाता है लंबाई, और ये हो जाता है मेरा चौड़ाई। तो इसको निकालेंगे, इसके लंबाई चौड़ाई अगर हम लोग देखेंगे कि कैसे निकाला जाएगा, तो चूँकि हम लोग जानते हैं कि आयताकार जो भी हो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, और यहाँ से x प्लस 2x प्लस 1 हम लोग का लंबाई हो जाता है और चौड़ाई x हो जाता है। इस प्रकार से 2x प्लस x, ठीक है, बराबर किया था मेरा 300। यहाँ से हम लोग आराम से x का मान निकाल सकते हैं और लंबाई चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये 3x हो जाएगा और ये हो जाएगा 300, x बराबर 100, देख लीजिए x बराबर मतलब जो चौड़ाई था वो था 100 मीटर, तो लंबाई कितना होगा 100 गुना 2 मतलब 201। इन सब हल करेंगे आगे, तब जाकर बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं पहले।
चलिए मैंने फर्स्ट क्वेश्चन ले लिया है और इसमें पर देखिए जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित समीकरण द्विघात समीकरण के रूप में है कि नहीं, यही हमको बताना है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और कि जिस प्रकार से हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण का एक व्यापक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जैसे कि ax² प्लस by प्लस c बराबर 0, यही था उसका स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, मतलब व्यापक रूप था दो चर वाले रैखिक समीकरण का। उसी प्रकार से द्विघात समीकरण का भी एक व्यापक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। वो कौन सा होता है? तो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, मतलब जो इसके घात होते हैं वह घटते जाते हैं। ठीक है, पहले 2 था, फिर 1 था, फिर 0 है, मतलब x का पावर 0, x का पावर 1 और x का पावर 2। तो द्विघात में आपको नहीं पूछेगा कि द्विघात में घात कितने, पाठ्य का नाम है द्विघात। तो यहाँ से पता चलता है कि इस प्रकार द्विघात समीकरण में हमेशा उसका घात कितना होगा? 2 घात ही होगा। त्रिघात मतलब उसका घात 3 रहेगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं। यही उसका व्यापक रूप है, आप याद रखिएगा। तो देखेंगे इसका व्यापक रूप आता है कि नहीं आता है, इसको संतुष्ट करता है कि नहीं करता है। चलिए बनाते पहले। तो ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में है, आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है। ठीक, तो उसमें बैठाना पड़ेगा, चूँकि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ये होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। इसी को हम बैठाएंगे बराबर 2 और x को गुना करेंगे तो 2x माइनस 3। ए का मतलब ये a का घर का है और ये b, तो a है x, b है 1, b है 1। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 2x माइनस 1। तो क्या हो जाएगा? देखिए इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा x², इधर से इसको इधर लाएंगे, प्लस में ये है 2x, तो ये माइनस में 2x हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे और ये प्लस में 1, तो और इसको भी इधर लाएंगे तो ये भी प्लस में 1 बराबर उधर 0 हो जाएगा। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चा कौन मेरा? बच्चा x², ये प्लस 2 बराबर 0। तो क्या ये द्विघात समीकरण के रूप में है? तो हाँ, ये द्विघात समीकरण के रूप में है। बोलेगा कैसे? इसका तो y के गुणांक ही नहीं है। तो इस प्रकार से अगर कोई रहता है तो भी द्विघात समीकरण होता है, बशर्ते इसका शर्त एक ही रहता है कि इसका जो a है वो क्या ना हो, वो खाली 0 नहीं होना चाहिए। इसका b 0 हो सकता है तभी भी, मतलब जैसे हम बोल सकते हैं कि ax², अगर b के जगह पर मेरा 0 आया है, 0x प्लस c, तो 0 किसी के साथ गुना हो जाता है तो क्या हो जाता है? x² प्लस c ही नहीं बचेगा, क्योंकि 0 किसी के साथ अगर गुना होता है तो उसका मान को 0 करता है। 0 का वैल्यू जोड़ में रख करके कोई फ़ायदा नहीं होता है, इसलिए हम समीकरण को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, बशर्ते एक ये है कि उसका जो a है, ठीक है, जिसकी घात है वो ही 0 ना हो। ठीक, तो इसको भी हम द्विघात समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। चलिए बी नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं। अच्छा, अगर कंडीशन आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूँकि x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3 को क्या ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखा जा सकता है, अतः क्या लिखा जा सकता है? अतः जो ये है यह मतलब x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3 एक द्विघात समीकरण का हल है। ठीक है, मैं बी नंबर का क्वेश्चन ले लिया और इसको जांच करता हूँ कि क्या यह इसे हम द्विघात समीकरण के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। तो चलिए हल करते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये x² माइनस 2x बराबर माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 6 माइनस प्लस और ये
2x आर पर करके संयोजित करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको लाएंगे तो माइनस, अच्छा ई माइनस 2x, और इधर से लाएंगे एक और माइनस 2x, फिर इसको भी इधर लाएंगे तो प्लस में 6 बराबर के उधर बचा 0। तो ये क्या हुआ, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 और 2 4x प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, तो देख लीजिए इसे हम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिख सकते हैं, चूँकि इसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिख सकते हैं। अतः यह द्विघात समीकरण के रूप में है। तो यह द्विघात समीकरण के रूप में है। ठीक है, सी नंबर ले लेते हैं। चलिए सी नंबर को ले लिया हमने, इसको भी हल करते हैं। देखिए इसको गुना करेंगे, आपको इस प्रकार से हल करना तो आता है आपको, लेकिन देखिए इसको इसके साथ गुना करेंगे तो होगा एक्स स्क्वायर, फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे तो प्लस में एक्स हो गया, फिर इसको गुना करेंगे तो -2 और एक्स को गुना करेंगे तो -2x, फिर ये भी इसके साथ होगा तो माइनस प्लस माइनस 2 का 2 हो गया। अब ये बराबर है, इसमें भी वैसे करेंगे एक्स और एक्स स्क्वायर एक्स और 3 प्लस में 3x, फिर ये -1 और -1 और x तो -x, -1 और 3 तो माइनस का 3 हो गया। चलिए अब इसको इस पार लाते हैं, हल करते संयोजित करते हैं इसको बढ़िया से। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस में 1x प्लस में x और माइनस में 2x, तो घटेगा तो 1x बचेगा -2 बराबर उधर क्या बचा एक्स स्क्वायर, और ये प्लस में 3x में से 2x घटेगा तो ये बचेगा 2x माइनस 3। ठीक है, अब इसको इस पार लाते हैं सबको, तो इधर क्या हो जाएगा, देखिए ये एक्स स्क्वायर, इसको भी इधर लाएंगे तो माइनस में एक्स स्क्वायर, इधर में -x, इधर से उधर लाएंगे तो होगा ये प्लस में है, इधर से माइनस में 2x, इधर से बचा -2, उधर से आएगा +3 बराबर 0। ठीक है, तो देखिए ये और ये ख़त्म हो जा रहा है, तो बच क्या रहा है माइनस में 2 और 3x और ये प्लस में 1 बराबर 0। तो देखिए चूँकि क्या यह द्विघात समीकरण के रूप में आप बताइए नहीं आया, चूँकि इसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में नहीं लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते, अतः यह द्विघात समीकरण के इससे यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, बी नंबर समझ में आ गया, सी नंबर समझ में आ गया। अब चलिए अगला नंबर बनाते हैं। चलिए डी नंबर बनाते हैं। तो डी नंबर में कहा क्या रहा था, इसमें भी वही गुना करना है, कुछ नहीं हल करना है। तो x को और 2x को गुना करेंगे, देखिए पहले इसको ही गुना करते हैं, तो x और 2x 2 तो 2 हो गया, और x और x स्क्वायर, समझ में आ गया। ये x इसके साथ भी गुना होगा, तो मतलब x और 1 को गुना करेंगे तो प्लस में x, ये -3 और 2x, तो ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6 और x 6x हो गया, माइनस प्लस माइनस 3 का 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस x और 5x। ठीक है, अब चलिए x सबको उधर लाते हैं, पहले संयोजित कर लेते हैं और एक बार 2x स्क्वायर, ये प्लस में x और माइनस में 6x, तो माइनस का 5x माइनस 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, अब इसको इस पर लाएंगे तो बचेगा 2x स्क्वायर, इधर आएगा ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x, इसको इधर लाएंगे तो भी -5x बराबर 0 बचा, इधर से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बचेगा, इधर से माइनस 10x होगा। अच्छा अचर पद में कोई नहीं बचा है क्या, अच्छा 3 है ना, यहाँ पर 3 है। ठीक है, ये प्लस में 3 बराबर 0।
तो इसे देखिए हम द्विघात समीकरण के रूप में लिख सकते हैं, चूँकि इससे हम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए यह क्या है, द्विघात समीकरण है। आपको समझ में आ गया होगा, ये सब बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं, सब क्वेश्चन को नहीं करेंगे, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो 4 ठो अगर हार्ड क्वेश्चन है तो मैं ले लेता हूँ, देखिए। चलिए डी के बाद ई एफ नंबर नहीं लेता हूँ, वो आसान है। जिस प्रकार इधर वाला क्वेश्चन सब बनाए उसी प्रकार से आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। जी नंबर क्यूब में है, देख लीजिए, मैं और एच भी क्यूब में है इधर में, तो कोई बात नहीं, हम एक ठो ले लेते हैं। जी नंबर पे दूसरा नंबर बनाएंगे, आप लोग सब बना लीजिएगा। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसका फिर से बना दूँगा, हमारे उसमें क्या है, ठीक है। जी नंबर देख लीजिए, तो ये देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब के रूप में। तो आपको अगर नहीं आता है तो आप अलजेब्रा का ठीक से पढ़ाई कर लीजिए पहले, ठीक है। उसके बाद फार्मूला याद कर लीजिए, क्योंकि फार्मूला सब आते रहता है। तो चलिए इसको बैठाते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब के रूप में। तो क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a इंटू बी का इंटू ए प्लस बी। ये होता है इसका मतलब। इसका हम लिखते कैसे हैं, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यही होता है ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर, ठीक। इसमें बैठाते हैं, अच्छा बराबर, ये तो इधर वाला का ही हो गया ये वाला पूरा। अब बराबर को उधर में क्या है, 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको नहीं करते हैं। चलिए बैठाते पहले, तो ए क्यू मतलब x, बी क्यू मतलब 2, ए मतलब x, बी मतलब 2, ए मतलब x, बी मतलब 2। उसको हल करते हैं तो क्या हो जाती है, ये एक्स क्यू प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3 दूनी 6 और एक्स स्क्वायर होगा। फिर 3 दूनी 6x और 2, तो 6 दूना 12 दूना 6, 6 दूना 12x, ठीक है, बराबर ये 2x क्यू माइनस 2x, ठीक है ना। चलिए इसको ठीक से संयोजित कर लेते हैं। अब ये है एक्स क्यू, इधर से लाएंगे एक्स क्यू माइनस 2x क्यू, अरे ठीक। अब इधर से है क्या, अच्छा इसका अचर पद को बाद में लिखेंगे। प्लस में है 6x स्क्वायर, इधर से नहीं है ना, एक्स स्क्वायर नहीं है तो वही रहेगा। फिर प्लस में क्या है, इधर से 12x और उधर से माइनस में है तो प्लस में 2x, फिर अचर पद इधर बच रहा है क्या 8 बराबर 0। ये तो हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता बताते हैं। एक्स क्यू माइनस 2x क्यू, तो बचेगा एक ठो एक्स क्यू, ठीक है, प्लस में 6x स्क्वायर होगा और प्लस में 12 और 2 14x प्लस 8। देख लीजिए जो समीकरण आया हम लोग का वो द्विघात समीकरण का नहीं, इसको त्रिघात में आया, तो इसे क्या हम द्विघात समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। इस x का घात को देखिए तीसरा घात में, त्रिघात में, तो इस प्रकार से एच नंबर में भी क्यूब वाला है, तो अच्छा इसमें तो कट सकता है, सादा बैठा के देखिए कटेगा साथ, बट इसमें नहीं कटा, घात क्यूब में है, इसलिए हम जो है इसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए द्विघात समीकरण हम नहीं कर सकते इसको, ठीक है। चलिए एक नंबर के ABC D E और E नंबर आपको जी नंबर समझ में आ गया होगा, बाकी सब बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन का बना लेते हैं कुछ, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन क्या रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। मतलब यहाँ पर भी वैसे ही द्विघात समीकरण खाली बनाने के लिए बोल रहा है, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, बस द्विघात समीकरण लाना है, उसका हल निकालने के लिए नहीं कहा गया है। देख लीजिए, बोले कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, जैसे कि पहले उदाहरण में बता दिया मैं। एक क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, वही बोल रहा है, हमें भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए एक
इसका हमारा 2 का ए नंबर है ना। सॉल्यूशन लिख लेते हैं पहले। तो क्या है, चूँकि हमको जो भी आयताकार भूखंड है उसका हमको पता है क्या, क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर, ठीक है। इसकी चौड़ाई हमको नहीं पता और लंबाई का कंडीशन है कि इसकी जो लंबाई है यही चौड़ाई से 2 गुने से कितना अधिक है, 1 अधिक है, ठीक है। तो हम यहाँ मान सकते हैं, ठीक है। किसको मानेंगे तो हो जाएगा, माना चौड़ाई बराबर x मान सकते हैं इस चौड़ाई को, देन लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, बताइए लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, चौड़ाई का दुगुना मतलब x गुना 2 प्लस 1 मतलब 2x प्लस 1, यही होगा ना, 2x प्लस 1। तो ये लंबाई चौड़ाई में दूरी है, इसलिए इसको मीटर में है तो मीटर में ही लिखेंगे, ठीक है। ये आ गया मेरा। अब हम लोग क्या जानते हैं, चूँकि आयताकार कोई भी चीज़ रहता है उसका क्षेत्रफल पता ही है आपको, आयत का क्षेत्रफल ही लगता है, चूँकि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या है, 528 मीटर स्क्वायर। तो आयताकार भूखंड लंबाई गुना चौड़ाई होती है, ये भी आपको पता होता है। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 528। तो लंबाई क्या है देख लीजिए, यह है 2x प्लस 1 इंटू एक्स क्या, ये चौड़ाई क्या है x 528। तो क्या हो जाएगा, ये 2x और x को गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर, 2x और 1 को गुना करेंगे तो x और 1 को गुना करते x, और ये 528, ठीक है। इसको संयोजित करते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। तो देख लीजिए हम लोग द्विघात समीकरण के रूप में द्विघात समीकरण के रूप में ये आ गया, ठीक है। चलिए 2 का नंबर हो गया। बी नंबर क्या कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, दोनों पूर्णांक ज्ञात करना है। तो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बोल रहा है, तो आपको क्रमागत मतलब तो पता है ना, क्रमागत मतलब एक के बाद क्या आता है 2, तो यही क्रमागत है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, तो यही क्रमागत है। तो हमको पहला ही संख्या क्या है ये भी नहीं पता, तो दूसरा क्रमागत संख्या के बारे में क्या पता रहेगा। यहाँ पर हम मान लेते हैं, ठीक है। माना ये बी नंबर है, ठीक है, सॉल्यूशन चल रहा है बी नंबर का। माना पहली क्रमागत संख्या क्या मान सकते हैं हम लोग, कुछ भी नहीं, x मान सकते हैं। दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगा, हो जाएगा x प्लस 1 होगा कि नहीं होगा। कहने का मतलब है x अगर मेरा 1 आया, ठीक है, x आया मेरा 1, तो देखते हैं ये 2 आएगा कि नहीं, x प्लस 1 है ये, मतलब 1 प्लस 1 2 आया ना। अगर x मेरा 3 आएगा तो x प्लस 1 मतलब 3 प्लस 1 4 आएगा कि नहीं, तो क्रमागत हो रहा है ना। तो ये पहली संख्या और दूसरी क्रमागत संख्या होंगे। अब प्रश्न से बोल रहा है इनका गुणनफल, प्रश्न से मतलब x का और x प्लस 1 का गुणनफल 306 है। अब यह इसी को हमको द्विघात समीकरण के रूप में दिखाना है, संयोजित करना है। द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है उसमें x और x को गुना करेंगे तो हो जाएगा क्या, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 306, ठीक है। अब इसको संयोजित कर देते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। चलिए इसका भी हम लोगों ने द्विघात समीकरण निकाल ही दिया, ठीक है। अब भी सी नंबर पर चलते हैं। देखिए सी नंबर में कह रहा है कि रोहिणी की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्ष में गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। रोहिणी और उसकी माँ है, तो रोहिणी की जो माँ की आयु है वो रोहिणी की आयु से 26 वर्ष बड़ी है, पर हमको रोहिणी की आयु नहीं पता है, तो उसकी माँ की आयु क्या पता रहेगा। चलिए हम रोहिणी की माँ को मान सकते, रोहिणी की आयु x, तो उसकी माँ की आयु क्या होगा, वो 26 वर्ष बड़ी है, तो x प्लस 26 होगा कि नहीं। अगर मेरा है x वर्ष, तो और मेरे से कोई 26 वर्ष बड़ा है तो उसमें उसका ठोकर जोड़ दिया जाता है, हम उससे कितना बड़ा है, ठीक है। 26 वर्ष बड़ी है तो x प्लस 26 हो जाएगा।
उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, अभी नहीं अब से 3 वर्ष पश्चात इतना हो जाएगा गुणनफल। तो देखते हैं भाई उसका वर्तमान आयु, फिर 3 वर्ष पश्चात जो आयु है वो भी देख लेंगे। तो यहाँ पर क्या मानना होगा आपको पता चल ही गया होगा। माना रोहिणी की आयु मानना होगा तब ना उसका माँ का आयु उससे 26 वर्ष बड़ी होगी। तो रोहिणी की आयु, रोहिणी की एज ऑफ रोहिणी की आयु बराबर x वर्ष, अरे आयु नहीं, रोहिणी की वर्तमान आयु, क्योंकि और भी आगे जाना इसका x प्लस मतलब बोल रहे कितना वर्ष, 3 वर्ष पश्चात भी निकलना है ना। तो ये हम जो मान रहे वो वर्तमान आयु है 3 वर्ष, ठीक है। और माँ की आयु, माँ की वर्तमान आयु वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रसन्न से, ठीक है, x प्लस 26 वर्ष। ये कहाँ से पता चला, तो प्रसन्न से, ठीक है। ये हमको प्रसन्न से पता चला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग द क्वेश्चन कैसा बोलते हैं इंग्लिश में, ज़्यादा इंग्लिश नहीं आता ना हमको। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऐसे लिखे थे हम लोग 10th क्लास में। तो चलिए हो गया ये प्रसन्न से। अब कह रहा है कि अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष से बुलाना, हाँ अब से 3 वर्ष पश्चात। तो यहाँ क्वेश्चन से लिख लेते हैं, प्रसन्न से फिर से हो रहा है 3 वर्ष पश्चात मतलब बाद में 3 वर्ष। अभी अगर आपका साल 12 साल है, ठीक है, 13 साल है, 3 साल के बाद आप कितना हो जाइएगा, घटाइएगा कि जोड़िएगा, आप जोड़िएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से 3 वर्ष पश्चात रोहिणी की आयु क्या हो जाएगा, बोलिए, रोहिणी की आयु क्या होगा, अभी अगर x है 3 वर्ष के बाद x प्लस 3 वर्ष, और माँ की आयु, माँ की आयु हो जाएगा x प्लस 26 प्लस 3 वर्ष, मतलब x प्लस 26 और 3 29 वर्ष, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अब से 3 वर्ष पश्चात उनकी जो आयु है का गुणनफल, इसके और इसके आयु का गुणनफल x प्लस 3 और उसकी माँ का है x प्लस 29 का गुणनफल कितना हो जाएगा, हो जाएगा 360 हो जाएगा। अब इसी को द्विघात समीकरण के रूप में लिख देना है, इसको गुना करेंगे, देखिए यहीं से अगर गुना करना नहीं सके तो पहले एक बार संयोजित भी कर सकते हैं हम लोग, मतलब ये भी दोनों का सदगुना है और ये भी दोनों का सदगुना में है। तो हम पहले इसको दोनों का सदगुना करके संयोजित करते हैं, लिख लेते हैं पहले x को, x प्लस 29 हो गया, x दोनों का सदगुना, फिर बीच में प्लस है तो प्लस 3 भी x प्लस x 29 के सदगुना में बराबर 360। अब इसको अकेले अकेले गुना करते हैं, 3 और x गुना करेंगे तो x स्क्वायर 29x प्लस 3x प्लस 3 नम 27, 3 दूना 6, 7 8 बराबर 360। इसको संयोजित करते हैं थोड़ा सा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 29 और 3 9 10 12 और ये 3 32 प्लस 87, इसको दिलाते हैं तो माइनस में 360 बराबर 0। तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 32x, अच्छा प्लस माइनस माइनस बड़ा का चिन्ह लगेगा, 10 में से 7 घटाएंगे तो हो जाएगा 3 और बचा 7, 17 में 60 घटाएंगे तो 9 और ये हो जाएगा 2 बराबर 0। तो ये भी हम लोग का द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, ठीक है। हम लोग को द्विघात समीकरण के रूप में ही लाना है सभी क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए अभी सी बना लिया हूँ, अब डी नंबर बनाते हैं।